कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप नाबार्ड ग्रेड ए कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, जिसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे इनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ examizon1.o@gmail.com पे आप मेल कर सकते हैं। साथ ही साथ इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। देखिए, नाबार्ड ग्रेड ए कोर्स, इसमें 3 पैकेज अवेलेबल हैं, पैकेज 1, पैकेज 2 एंड पैकेज 3। पैकेज 1 में सिर्फ वीडियोस एंड पीडीएफ हैं, पैकेज 2 में सिर्फ टेस्ट सीरीज है, जबकि पैकेज 3 में वीडियोस प्लस पीडीएफ एंड टेस्ट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामिज़ॉन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ नाबार्ड ग्रेड ए 2021 के लिए योजना मैगजीन का पार्ट 1 लेकर। इसमें जनवरी मंथ की योजना मैगजीन के कुछ आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे। सारे आर्टिकल डिस्कस इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि ये जो मैगजीन वाली वीडियो मैं बना रहा हूँ, चाहे योजना हो या फिर कुरुक्षेत्र हो, इसका मेन मोटिव ये है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को बेहतर करना। क्योंकि फैक्चुअल नॉलेज आपको ESI ARD रेगुलर मॉड्यूल, PIB और सारे स्टैटिक मॉड्यूल इंक्लूडिंग बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे से मिल ही जाएगी आपको फैक्चुअल नॉलेज, जिनको आपको इनपुट करना है किसमें, आंसर राइटिंग में। और आंसर राइटिंग का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, इसलिए मैं आपको योजना कुरुक्षेत्र पढ़ा रहा हूँ। अदरवाइज कभी भी फैक्चुअल नॉलेज इंक्रीज करने के लिए मैं आपको योजना कुरुक्षेत्र नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि क्या मतलब है, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। अब ये 1.5 घंटे की वीडियो हो जाएगी मेरे ख्याल से, अगर मैं पूरी बनाऊँ तो। ऐसा नहीं है, मैं 20 मिनट से 30 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, कुछ आर्टिकल इंक्लूड करता हूँ ताकि आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बेहतर हो जाए। और इसमें से ही आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उसका आंसर आप लिख के भेजें। संडे को हम लोग डिस्कस करते हैं वो सारे आंसर्स जो आप वीकली मेरे को लिख के भेजते हैं, ताकि इवैल्यूएशन ढंग से हो पाए और क्या बेहतरीन, मतलब कि क्या इंप्रूवमेंट की जा सकती है उसमें, इन सब पे डिस्कशन हो चुके हैं। हालांकि आर्टिकल बहुत सारे रहते हैं, आप चाहें तो ऐसे आंसर राइटिंग सब कुछ खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा काम है एक टॉपिक आपको संडे को मैं ऐसे का दूंगा हर बार, और आंसर राइटिंग के लिए पर वीडियो यानी पर लेक्चर एक क्वेश्चन आपको दूंगा, ताकि आपकी आंसर राइटिंग एबिलिटी बेहतर हो। आप लोगों ने जो आंसर्स लिख के भेजे हैं उनका हम लोग संडे को डिस्कस करेंगे, पर्टिकुलरली उस पर्सन के साथ कॉल पे बात करके कि क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकती हैं। चलिए देखते हैं आज योजना मैगजीन का पहला आर्टिकल, इंडस्ट्री @75। आपको पता ही है, भारत जो है हमारा आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है, 75th एनिवर्सरी मना रहा है, डायमंड जुबली है ना। तो इसमें इंडस्ट्रीज ने क्या ग्रोथ की है। अब अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है या ऐसे आ जाता है इंडस्ट्रीज पर लिखने के लिए, तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, शुरुआत से होनी चाहिए, यानी कि हमें हिस्ट्री थोड़ी बहुत कवर करनी चाहिए। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखिए इंडिया में इंडस्ट्रियल ग्रोथ का। जैसे ही ब्रिटिशर्स का इंडिया में उदय हुआ, यानी ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, हमारी इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का जो है डिके होना स्टार्ट हो गया। यानी कि कच्चा माल हमसे लेते थे और खुद जाकर वहाँ पर कपड़े प्रोड्यूस करके, मैन्युफैक्चर करके हमें ही सेल करते थे वापस। तो हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं वाला हाल था। मशीन गुड्स ने मार्केट में फ्लड, मतलब मशीन गुड्स की बाढ़ आ गई इंडियन मार्केट्स में, और जो हैंडमेड प्रोडक्ट थे वो इंडिया के खुद ही बेकार होते चले गए। और ये मशीन गुड्स जो है सस्ती थी बजाय हैंडमेड प्रोडक्ट की, क्योंकि वो हमेशा महंगे होते हैं। लेकिन आज़ादी के बाद जैसे ही आज़ाद हुआ भारत, हालांकि 5 ईयर प्लान चल रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट का फोकस जो था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पर शिफ्ट हो गया, क्योंकि उन्होंने देखा था कि मशीन से जो गुड्स बनती हैं उनकी क्वालिटी थोड़ा सा बेहतर होती है, मैन पावर इन्वॉल्व होता है, फिर प्रोडक्शन जल्दी होता है, डिमांड को पूरा कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ जब 5 ईयर प्लान आए, तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसने प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों पर फोकस किया। फिर सेकेंड 5 ईयर प्लान आया, महालनोबिस मॉडल जिसको कहते हैं आप, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर उसने डायरेक्टली फोकस किया। थर्ड 5 ईयर प्लान उसने फर्स्ट और सेकेंड के जैसे ही जो इंडस्ट्रीज थी इंडिया में उनकी कैपिटल गुड्स पर फोकस किया। लेकिन ये जो 3 5 ईयर प्लान आए थे, इनसे कुछ खास हुआ नहीं इंडिया में। 1965 से लेकर 1980 तक इंडस्ट्रियल ग्रोथ में एक डिक्लाइन देखा गया। इवन इस दौरान की जो ग्रोथ रेट थी उसको हिंदू ग्रोथ रेट, यानी हिंदू वृद्धि दर का टैग भी मिल गया, क्योंकि इंडिया की ग्रोथ रेट मेरे ख्याल से बेकार ही थी, मतलब बेकार क्या कह सकते हैं, इतनी अच्छी नहीं थी। फर्स्ट 3 प्लान्स जो आए आपके, उसमें कुछ खास हुआ नहीं। फिर 1980 से 1991 मोरारजी देसाई, फिर स्टेबल गवर्नमेंट आने लगी। स्टेबल तो पहले भी थी, जवाहरलाल नेहरू जी, लेकिन उस दौरान युद्ध बहुत इंडिया ने लड़े 1965 तक, तो इंडिया कुछ कर नहीं पाया खासकर। लेकिन 1980 से 1991 इस दौरान इंडिया ने एक भी युद्ध नहीं लड़ा और स्टेबल गवर्नमेंट थी। तो जो डाउनफॉल था इंडस्ट्री, उससे रिकवर कर गई। और फिर तो संजीवनी बूटी हनुमान जी ले आया, कौन, पीवी नरसिम्हा राव जी। 1991 में LPG रिफॉर्म आ गए, राव मनमोहन मॉडल जिसको आप कहते हैं। इसने तो भैया इंडस्ट्रीज के लिए एक संजीवनी का काम किया। और इंडस्ट्रीज को देखिए IT सेक्टर पर फोकस नहीं किया गया,
लेकिन इंडस्ट्रीज को एक जड़ी बूटी मिल गई कि भैया आप ग्रोथ कर सकते हैं, क्योंकि एलपीजी रिफॉर्म, लाइसेंस राज वगैरह खत्म करने की कोशिश की गई, फिर इंसेंटिव्स दिए जाने लगे, आप उन पे टैक्स कम लगने लगे, तो लिबरलाइजेशन हो रहा था, लाइसेंसिंग पॉलिसी वगैरह खत्म हो रही थी, तो ये सब बेहतरीन थी। अब इन सब यानी 1991 के बाद जो भी रिफॉर्म हुए उनका करंट सिनारियो क्या है? हालांकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट अब बंद हो गई है, वर्ल्ड बैंक ने बंद कर दी, लेकिन लेटेस्ट की बात करें जो 2020 में जारी की गई थी 2019 के लिए, उसमें इंडिया की रैंक थी 63rd। हालांकि चाइना की वजह से बंद की गई, लेकिन इंडिया ने बहुत बेहतरीन इंप्रूवमेंट दिखाया, 63rd रैंक थी। 2014 में 142 थी, और ईज ऑफ डूइंग 2019 में कितनी हुई, मतलब 2020 वाली रिपोर्ट में 63rd। तो लगभग 100% से ऊपर ग्रोथ दिखाई है इंडिया ने इस रिपोर्ट में। वहीं एफडीआई इनफ्लो की बात करें तो अप्रैल 2014 से सितंबर 2019 तक लगभग 319 बिलियन एफडीआई आया है, बिलियन डॉलर, जो कि पिछले 20 वर्ष के एफडीआई फ्लो का कितना है, 50%। तो मात्र 5 से 6 वर्षों में उतना एफडीआई आया जितना पिछले 20 वर्षों में, 15 वर्षों में नहीं आया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, कोल माइनिंग में 100% एफडीआई अलाउ कर दी, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में 100% एफडीआई, इवन डिफेंस सेक्टर में 74% एफडीआई अनाउंस कर दी। तो रिफॉर्म भी उसी हिसाब से किए गए हैं। अब एफडीआई एकदम से तो बढ़ नहीं गया कि रात में सोए सुबह जगे और एफडीआई बढ़ गया, नहीं, गवर्नमेंट ने अलाउ किया, इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई ओपन कर दी, डिफेंस सेक्टर में ओपन कर दी, जबकि पहले ये क्लोज थे, एलपीजी रिफॉर्म आने के बाद भी ये क्लोज थे। तो बेसिकली ये योजना मैगजीन, कुरुक्षेत्र मैगजीन आपको पढ़ाने का पर्पज ये है कि एक फ्रूटफुल डिस्कशन हो सके। यहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन भले ही है, लेकिन मैं आपसे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में 2 वे कम्युनिकेशन करता हूं सीधे, ताकि आपके आंसर्स बेहतर हो सकें। यहाँ आप मेरे को सुने और आपको एक आइडिया लग जाए, हाँ आंसर लिखने कैसे हैं, इसलिए मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं आपको। वरना योजना कुरुक्षेत्र आपको सिर्फ एक आंसर राइटिंग फॉर्मेट प्रोवाइड करते हैं, जो कि आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन एक डिस्कशन हो जाने से आइडिया बिल्ट होता है कि आंसर्स और कैसे बेहतर हो सकते हैं। वरना इसकी 1.5 घंटे की वीडियो आपके लिए उतनी ही प्रोडक्टिव नहीं है जितना कि हमारा ESI ARD रेगुलर मॉड्यूल का 25 मिनट का वीडियो प्रोडक्टिव है। और प्रोडक्टिविटी मेन है, चाहे वो फेज 1 हो या फिर फेज 2, खास करके फेज 1 में तो बहुत ज़्यादा मेन थी। अब यहाँ पर एक डिटेल डिस्कस होना चाहिए ताकि डिस्क्रिप्टिव पेपर भी हैंडल हो सके। इंडिया में स्टार्टअप कल्चर को बेहतर करने के लिए 2016 में स्टार्टअप इंडिया स्कीम लॉन्च की गई। उसके अलावा अटल इनोवेशन मिशन भी लॉन्च किया गया। अटल इनोवेशन मिशन से अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की गई, ताकि बेसिक लेवल पर यानी एलिमेंट्री एजुकेशन लेवल पर ही इनोवेशन को प्रमोट किया जा सके। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स लेटेस्ट रैंकिंग क्या है, 46। भले ही ये जनवरी की योजना है, लेकिन मैंने इसमें जो डाटा यूज़ किया है वो 2000 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का यूज़ किया है, वरना उससे पहले जनवरी वाली योजना में यहाँ पे 48 लिखा था। लेकिन 2021 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 46। वहीं 2015 में कितनी थी, 81। ये डाटा आप यूज़ कर सकते हैं कहीं भी अगर इनोवेशन से रिलेटेड फैक्ट आपको इंक्लूड करना है। नीति आयोग इंडिया के जो डेवलपमेंटल चैलेंजेस हैं उनको टैकल करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए 115 डिस्ट्रिक्ट्स को उसने आइडेंटिफाई किया है एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के तौर पर। इन डिस्ट्रिक्ट्स की रैंकिंग की जाती है, जिसको डेल्टा रैंकिंग कहते हैं। ये डेल्टा रैंकिंग 49 इंडिकेटर्स पर जाती है और 5 थीमेटिक एरियाज हैं। ये 5 थीमेटिक एरियाज आपको रटने की जरूरत नहीं, लेकिन फैक्चुअल नॉलेज में आपसे ये पूछ सकते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन में, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 5 थीमेटिक एरियाज ऑफ डेल्टा रैंकिंग। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें से कौन सा शामिल नहीं है। SDG 6 की बात करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ही बात हो रही है। अब इंडस्ट्री आपके यहाँ तभी आएगी, साफ सफाई हो, लॉजिस्टिक्स अच्छे हो, सड़कें अच्छी हो, तभी तो इंडस्ट्री आएगी। नहीं तो आपके यहाँ चीज़ें ही अवेलेबल नहीं है, लॉजिस्टिक वगैरह अवेलेबल नहीं, तो क्यों आएगी। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की गई, 11 करोड़ टॉयलेट बनाए गए 5 वर्ष में, ओपन डिफिकेशन फ्री हो गया इंडिया। डिजिटल इंडिया कैंपेन लॉन्च किया गया। डिजिटाइजेशन तो आज वर्तमान दौर में अगर इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए तो बिना डिजिटाइजेशन के आप इंडस्ट्रीज़ को इमेजिन नहीं कर सकते। डिजिटल इंडिया कैंपेन 2015 में लॉन्च किया गया, लोगों को, पूरी देश की इकोनॉमी को डिजिटली एम्पावर बनाने के लिए। और भीम से आप पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, और मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं कि पिछले 5 वर्षों में ही ये सब कुछ हुआ है। 2014 यानी 2014 से पहले देखिए, जो गवर्नमेंट काम अच्छे हैं वो बोलने वाली बात है कि अच्छे हैं, हमें कभी किसी का फेवर नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें एक न्यूट्रल व्यू लेके चलना चाहिए। और वो आप सभी को पता है कि हमें कैसे एनालिसिस करना है। वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा प्रो गवर्नमेंट ना हो, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के अगेंस्ट ना हो जब भी आंसर लिख रहे हो, क्योंकि आपको गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है, ठीक है। तो आपको हमेशा आउटपुट निकालना है कैसे भी करंट सिचुएशन में। गवर्नमेंट की बुराई कभी नहीं करनी है, एनालिसिस करना है, क्रिटिकल एनालिसिस करना है, लेकिन याद रखिएगा अपने शब्दों को इस तरह से रखिएगा कि गवर्नमेंट की नीतियों का वो विरोध ना करने पाए। उन नीतियों को कैसे बेहतर किया जा सकता है, ये फार्म बिल
लोग सड़कों पर उतर आ गए, इससे मतलब नहीं है। अभी मैंने कुरुक्षेत्र में आपको पढ़ाया कि फार्म बिल में जो अच्छी चीजें हैं वो आपको लिखनी है, लोगों को कैसे समझाना है ये आपको लिखना है। चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं। 2019 में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आया, उसने बताया पिछले 10 वर्षों में यानी 2006 से 2016 तक इंडिया ने 271 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला, 27 करोड़, जो कि बहुत बड़ा एक नंबर है। मुद्रा लोन स्कीम 2015 में लॉन्च की, 10 लाख तक का क्रेडिट दिया जाता है तरुण, किशोर और जो शिशु लोन है, शिशु, तरुण, किशोर, ये 3 कैटेगरीज में दिया जाता है, 10 लाख मैक्सिमम। लेकिन ये नॉन फॉर्मिंग होंगे, नॉन कॉर्पोरेट MSE लोन होंगे, आपको याद रखना है। नॉन फार्मिंग, नॉन कॉर्पोरेट, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछ लेंगे तो आपको लगेगा फार्मिंग के लिए लोन है, लेकिन नॉन फार्मिंग अगर टर्म यूज कर ले तो वो सही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2019 में लॉन्च की गई, लेकिन दिसंबर 2018 से पहले किस्त दी गई। 6,000 रुपये पर वर्ष देने हैं, पर ईयर देने हैं। इसमें एक वर्ष में 3 किस्त 2-2 हज़ार करके दी जानी है और मिनिमम सपोर्ट जो है, इनकम सपोर्ट ऑल फार्मर्स को प्रोवाइड करना है। इंडिया का ग्लोबल जो स्टेचर है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। हाल ही में WHO का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड था, मई 2020 में इंडिया उसका अध्यक्ष था, यानी हमारे जो हर्षवर्धन जी थे वो अध्यक्ष थे। UNSC में इंडिया जो है 2 वर्ष के लिए सिलेक्ट हुआ है, लेकिन ये तो नॉन परमानेंट के लिए हमेशा ही सिलेक्ट होता था। इंडिया ग्लोबल पावर के तौर पर एमर्ज कर रहा है। 2023 में इंडिया जो है G20 की बैठक करने जा रहा है, लेकिन ये हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं कि G20 की बैठक 2023 में इंडिया क्यों चेयर करने जा रहा है, थी तो 2021 में। फिर इंडिया ने क्या, G7 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को इन्वाइट करना US द्वारा, फ्रांस द्वारा, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ें हैं। और ये आप अपने आंसर्स में लिखेंगे तो उस बंदे को लगेगा भाई क्या बंदा है, चलो बंदी भी है, मतलब ऐसा नहीं है, बंदा ही है। इंडिया ने पैंडेमिक से बहुत बेहतर तरीके से डील किया है। इंडिया का रिकवरी रेट 95% रहा है। देखिए भले ही मैं जानता हूँ कि अभी जो पैंडेमिक की सेकंड वेव आई थी, हमारे यहाँ डाटा जो है मैनिपुलेट होता है, ये मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिखाया है कि 6 से 10 लाख लोग मरे हैं पैंडेमिक में, लेकिन मैं ये कह दूंगा चलो 50 लाख मरे हैं, 5 गुना डाटा, या चलिए 1 करोड़ मरे हैं, लेकिन जिस हिसाब से पॉपुलेशन है उस हिसाब से डेथ हमारे यहाँ नहीं हुई। अमेरिका, ब्राज़ील का आप हाल देख लीजिए, UK का हाल देख लीजिए, इटली का हाल देख लीजिए, उनका मेडिकल सिस्टम हमसे बेहतर था। कुछ तो गवर्नमेंट ने ढंग से इसको मैनेज किया ही है, नहीं तो शायद आज मैं वीडियो नहीं बना रहा होता आपके सामने, क्योंकि मैं खुद ही नहीं होता और आप में से जो लोग आप वीडियो देख रहे हैं उसमें से कई सारे लोग नहीं होते। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थोड़ा सा तो इसको मैनेज किया ही है ढंग से। और इस बार थर्ड वेव को देखते हुए क्रिटिकल केयर यूनिट्स बच्चों के लिए कितने बढ़ा दिए मैं आपको बता नहीं सकता, PIB में पढ़ाया, आप देखिएगा वहाँ से। 95% पैंडेमिक जो रिकवरी रेट था वो 95% था, जो कि वर्ल्ड में हाईएस्ट था। उसके अलावा इंडिया की मैन्युफैक्चरर्स ने पूरे वर्ल्ड में वैक्सीन्स प्रोवाइड की हैं। आत्मनिर्भर भारत इकोनॉमिक जो स्टिमुलस रिलीफ पैकेज था 20 लाख करोड़ का, अगर RBI पैकेज भी मिला है तो 27 लाख करोड़ का था, लेकिन 20 लाख करोड़ की बात करें तो 10% GDP का होता है। 80 करोड़ लोगों को फूड ग्रेन प्रोवाइड किया गया नवंबर 2020 तक, और रिसेंटली फिर से रिलीज कर दी गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। उसके अलावा 20 करोड़ वुमेन को जनधन अकाउंट वालियों को, मतलब वुमेन्स को नहीं, हाँ 20 करोड़ वुमेन जनधन होल्डर्स को, मेल कैंडिडेट को नहीं दिया गया, ये भी याद रखिएगा। 20 करोड़ वुमेन जनधन अकाउंट होल्डर को 3 महीने के लिए 500 रुपये नहीं 1500 रुपये दिए गए। MG नरेगा में जो वेज थी उसको 202 रुपये पर डे कर दिया गया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ गई। इंडिया को सुपर पावर बनाना है ग्लोबल नॉलेज का। स्वयं पोर्टल स्टूडेंट को डिजिटली एम्पावर करता है कि वो नॉलेज गेन कर सके। अब कंक्लूजन देखिए कितना बढ़िया लिखा है, ठीक है। अब ये योजना में ही पॉसिबल था, या योजना या कुरुक्षेत्र में, कहीं भी आप एडिटोरियल पढ़ेंगे तो वहाँ पर कंक्लूजन नहीं लिखा होगा, लेकिन आपको अपने ऐसे में कंक्लूजन लिखना है। और आंसर्स में जब आप क्रिटिकली एनालाइज करना होगा तो वहाँ पर आपको कंक्लूजन टाइप का ही वर्ड यूज करना पड़ेगा, मतलब कि हेडिंग भले नहीं डालिए, लेकिन आपको इसी तरह के सब लिखना विद द मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस मॉडल, यानी कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस मॉडल के साथ देखा जाए तो कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी साथ का जो संघवाद चल रहा है हमारे देश में, जिसमें राज्यों को साथ ले जाने की व्यवस्था है, इसने कोविड-19 से लड़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प की। और जब कोविड-19 से लड़ने में राज्य इतना सहयोग कर सकते हैं तो टैक्सेशन में, मैं बता रहा हूँ आपको, टैक्सेशन में, एजुकेशन में, हेल्थ में, डिफेंस में राज्य क्यों नहीं सहयोग करते हैं। किसानों का फार्म बिल आया तो विरोध करने लगे, कुछ राज्य सपोर्ट कर रहे हैं। कोविड में किसी ने नहीं विरोध किया, क्यों? क्योंकि मर जाएंगे ना, सबको जान की फिक्र थी। तो कोविड से, इसका कहने मतलब यही है, जब कोविड मतलब पैंडेमिक के दौरान जितने भी चैलेंजेस थे राज्यों ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर लड़ा, तो इन बाकी सारे इश्यूज पे मतभेद क्यों है, ये आपको बताना है जब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे नाबार्ड ग्रेड ए फेज 2 में। अगला आर्टिकल देखते हैं। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए
आप नाबार्ड ग्रेड ए कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, जिसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे इनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ examizon1.o@gmail.com पे आप मेल कर सकते हैं। साथ ही साथ इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। देखिए नाबार्ड ग्रेड ए कोर्स, इसमें 3 पैकेज अवेलेबल हैं, पैकेज 1, पैकेज 2 एंड पैकेज 3। पैकेज 1 में सिर्फ वीडियोस एंड पीडीएफ हैं, पैकेज 2 में सिर्फ टेस्ट सीरीज है, जबकि पैकेज 3 में वीडियोस प्लस पीडीएफ